हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार एससीईआरटी समरी कर रहे थे। इसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में 6 कवर हो गई है, क्लास 6 पूरी हो गई है, क्लास 7 पूरी हो गई है। वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लास 6 में प्राचीन भारत को एक्सप्लेन किया गया है, क्लास 7 में मध्यकालीन भारत को एक्सप्लेन किया गया है, और साथ में बिहार रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहते हैं जो कि बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास 8 अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्होंने एक इंडिविजुअल टॉपिक दिया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में जानेंगे। और एक और बात, ये जो क्योंकि इसको कोशिश करूँगी कि कुछ भी पॉइंट स्किप ना हो, तो इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। तो इसकी मैं 3 पार्ट में वीडियो लाऊंगी कि एक पार्ट में 4 से 5 चैप्टर एक पार्ट में होंगे, देन इसी तरीके से। तो सारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में सबसे पहले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। ठीक है, इटली में हुई थी, बस इतना हमको याद रखना है। 15वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? अंधविश्वास या फिर जितने भी आडंबर होते हैं उनके खिलाफ बोलना। खोज यात्राओं की बात करते हैं तो खोज यात्राओं में 1492 में 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। किसने? स्पेन के नाविक कोलंबस ने। तो स्पेन का नाविक कोलंबस ने भारत की खोज में निकला हुआ था, लेकिन इसने अमेरिका की खोज कर दी थी। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनता है कि 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने, अब यहाँ पे भारत की खोज नहीं की थी उन्होंने, भारत तक राष्ट्रीय मार्ग की खोज की थी। यूरोप से भारत तक आने वाले राष्ट्रीय मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने की थी, 1498 में की थी। अब ये वास्को डी गामा के बारे में एक और पॉइंट कवर करते हैं। ये कहाँ पे इनका जहाज रुका था? कालीकट पे रुका था। कालीकट पे उस टाइम पे शासक कौन था? तो जमोरिन था। ठीक है, कौन था? जमोरिन था। कब? 1498 में। यहाँ से खूब सारी काली मिर्च वगैरह मसाले लेकर के गए थे और पुर्तगाल में जा करके व्यापार किया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में पहली यूरोपीय जो शक्ति आई थी वो कौन सी थी? पुर्तगाली थे। पूंजीवाद क्या होता है? तो 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई व्यवस्था आई जिसे पूंजीवाद कहा गया, यानी कि कैपिटलिज्म कहा गया। इसमें पूंजीवादी दो लोग होते थे, पूंजीवादी और श्रमिक होते थे। पूंजीवादी वो होते थे जो मालिक थे, श्रमिक जो उत्पादन का काम करते थे। तो ये सारा काम होने लगा था। उसके अलावा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। याद रखना है, 18वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि उस समय मशीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई है, जबकि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इटली में हुई थी। उपनिवेशवाद क्या होता है? अब भाई ये लोग अच्छा खासा कमाने लगे हैं और वो वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं, तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। अब बाजार के लिए क्या करेंगे? ये दूसरे देशों को ढूंढेंगे। अब दूसरे देश क्यों करने देंगे? तो इसके लिए ये लोग उस देश को हड़पना चाहेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को काबू करना चाहेंगे। इसी को बोला गया साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर लेना, मतलब कोई दूसरे देश को अपने अधीन कर लेना, अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। इसी को बोला गया साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जब इन्होंने किया, यूरोपीय देशों ने किया, तो इसको बोला गया कॉलोनिज्म। ठीक है, यानी कि उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक युद्ध। जैसे अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया तो हम लोग ये कहते हैं कि ये उपनिवेशिक शक्ति है। ठीक है, तो ये हुआ, ये इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से, यहाँ तो इन्होंने केवल एक थ्योरी टाइप में बताया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो बनेंगे वो बता देती हूँ। अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ठीक है, ये याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में हुई है। जबकि ये जो आज़ाद हुए थे अमेरिका, वो 1776 में हुए थे। अब यहाँ पे जो आधुनिक भारत है वो कब से स्टार्ट होगा? 1750 एडी के करीब होगा, जिसे हमने मिडवल इंडिया कब से कब के बीच में पढ़ा था? 700 से लेकर के 1700 के बीच में पढ़ा था, मिडवल इंडिया। अब उसके बाद जो आएगा वो आधुनिक भारत आएगा। यहाँ पे औपनिवेशीकरण क्या होता है? जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसे ही औपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी बुक है? जेम्स मिल की है। ये एनसीईआरटी का गिवन डेटा है। उन्होंने इस किताब में जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा है। एक है हिंदू
हिंदू वाला और एक है मुस्लिम वाला, एक ब्रिटिश, 3 खंडों में बांटा गया है। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश खंडों में बांटा है। कौन सी पुस्तक में? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसकी पुस्तक है? जेम्स मिल की पुस्तक है। आधुनिक भारत के स्रोत क्या रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा स्रोत आधुनिक भारत के ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते प्रिंटिंग प्रेस भी का आविष्कार हो गया था। तो जो अभिलेखागार होते हैं वहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा कई सारे रिकॉर्ड हैं या फिर वो म्यूज़ियम वगैरह है, वहाँ से मिलता है। सर्वेक्षण किए गए थे, उनसे जानकारी मिलती है। और जनगणना से जानकारी मिलती है। जनगणना से अब यहाँ क्वेश्चन एक पूछा भी जा रहा है, पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी? कमेंट करके आप बताइएगा कि अभी आखिरी जनगणना कौन सी हुई है। मैं पहली बता देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन ये रेगुलर जनगणना नहीं थी। 1881 से रेगुलर जनगणना, नियमित जनगणना जो शुरू हुई है, 1881 शुरू हुई है। इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद से अभी तक कितनी हुई है जनगणना? तो अगर हम टोटल बात करें तो 15 हो चुकी हैं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी वाली लास्ट रही है, आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद कुछ रचनाएं वगैरह भी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं के बारे में बताया गया। गबन, गोदान और कफन, इनकी इसमें समान आदमी की परिस्थिति का जिक्र किया गया है। तो ये अदरवाइज हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी फेमस है, तो गबन, गोदान और कफन। भारत में कैमरे का यूज़ सबसे पहले कब हुआ था? तो 1850 के दौरान हुआ था। अब इस दौरान मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय, या इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था, तो इनकी फ़ोटो उपलब्ध है। तो ये पहले और आखिरी मुगल बादशाह थे जिनकी फ़ोटो कैमरे से ली गई थी। तो बहादुर शाह जफ़र, इनको साहिब बेखबर भी बोला जाता था। यहाँ पे कई सारे स्रोत दे रखे हैं, जैसे पत्रों, जो न्यूज़पेपर वगैरह उनकी कटिंग दे रखी है, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पे एक लेटर दिखा गया है जो गांधी जी ने उस समय के वाइसरॉय को लिखा था 1930 में। तो 1930 में जो वाइसरॉय थे वो इरविन थे, इनको उन्होंने पत्र लिखा था। इसमें इन्होंने 2 मार्च को ये पत्र लिखा था। इसमें इन्होंने अल्टीमेटम दिया है ओवरऑल इरविन को कि अगर आप 11 तारीख तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या कर देंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। और यही होता है कि 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। अब 12 मार्च से क्या स्टार्ट हो जाएगा, नमक यात्रा जो है, जो नमक तोड़ने के लिए यात्रा शुरू हुई थी वो हो गई थी। 12 मार्च से कब तक चली थी? 6 अप्रैल तक चली थी। 6 अप्रैल 1930 को जब उन्होंने वहाँ पहुँच के नमक कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल को जब वहाँ पे ये डांडी पहुँचे थे, साबरमती से डांडी पहुँचे थे, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। उसके तुरंत बाद ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा या नमक यात्रा जो रही थी, नमक कानून तोड़ो यात्रा, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चली है। 6 अप्रैल 1930 के बीच में चली है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया उसी के साथ। अब बिहार की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार जो था ना, बिहार और उड़ीसा पहले बंगाल प्रांत का ही अंग थे। ठीक है, अब बंगाल से बिहार अलग होता है, बिहार के साथ उड़ीसा भी, बिहार प्लस उड़ीसा अलग होता है कब? 1912 में। तो 1912 में एक नया प्रांत गठित होता है। अब 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया जाता है, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। अब 2 अलग अलग प्रांत बन जाते हैं। फिर क्या होता है, बिहार से ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया जाता है। तो ये क्रम याद रखिएगा। 1912 में सबसे पहले क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और फिर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। अब यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जो यूरोपियों का आगमन हुआ है, इनका यहाँ से एक पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि यूरोपियों का आगमन कौन कौन से यूरोपीय यहाँ पे आए हुए। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए हैं। ठीक है, पुर्तगाल से आए हैं, फिर डच आए हैं, उसके बाद इंग्लिश आए हैं, मतलब अंग्रेज आए हैं, उसके बाद डेनमार्क आए हैं, उसके बाद फ्रांस आए हैं। इनका क्रम जो मैंने बताया वो याद रखेंगे। अगर क्रम आता है तो यही क्रम रहेगा, पुर्तगाली, डच को हॉलैंड भी लिखा हुआ मिल सकता है या नीदरलैंड लिखा हुआ मिल सकता है, इंग्लैंड या इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश, और डेनमार्क, और फिर फ्रांस। स्वीडिश अगर आता है तो स्वीडिश लास्ट में हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो पहले ना 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के जो व्यापारी थे वो लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से आते थे। मतलब स्थल मार्ग वाला रास्ता सबको पता था यहाँ पे व्यापार करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने वास्को डी गामा ने ये जल मार्ग वाले रास्ते की खोज कर दी, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, ये मैंने कई वीडियोज़ में भी बताया है कि ये इस रास्ते से आए थे, इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। तो यहाँ से आकर के ये यहाँ जमोरिन शासक थे, कालीकट पे रुके थे,
और यहाँ पे इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी और फिर यहाँ से जब लेकर के गए थे पहली बार तो उनको 60 गुना लाभ हुआ था। तो इन यहाँ से अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी या व्यापारिक कोठी थी कहाँ स्थापित की थी, तो इंडिया में कोचीन में स्थापित की थी। कब की थी? 1503 में की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखेंगे। और दूसरी अगर पूछी जाए तो कन्नूर में, हालांकि दूसरी पूछी नहीं जाती है। अब उसके बाद इनका क्रम तो मैंने बता दिया कैसे किस क्रम में आए थे। यहाँ इन्होंने क्रम तो लाइन से नहीं दे रखा था। ये थर्ड पे ये आ जाएंगे एंड फिर डेनमार्क है, फिर फ्रांस है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरऑल इतनी सारी कंपनियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा सत्ता स्थापित कर पाती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है और फिर ये अच्छा खासा राज भी करते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई है, इस कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। वहाँ की उस समय की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने इसे 15 साल के लिए एकाधिकार दे दिया था, मोनोपोली दे दिया था कि आप यहाँ, इसका मतलब था कि भारत में व्यापार केवल यही कर सकती है और यही कंपनी कर सकती है और नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहले से भी कुछ यूरोपीय कंपनी थी तो उनके बीच में फिर मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा था। यहाँ से ये लोग क्या लेके जाते थे? तो यहाँ से ये लोग सूती कपड़े, कॉटन, रेशम, मलमल, नील, सोरा लेकर के जाते थे। नील का उपयोग कपड़ा रंगने में होता था, जब सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। अब अंग्रेजों के बारे में इन्होंने बताया नहीं अगेन, लेकिन फैक्ट्री हमको याद रखनी है कि सबसे पहली व्यापारिक जो केंद्र है उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? 1613 में किया था। स्थायी जो किया था सूरत में। अगर हम अस्थायी की बात करें तो उससे पहले भी इन्होंने किया था 1611 में मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी स्थापित की थी, व्यापारिक कोठी, लेकिन ये अस्थायी थी। तो स्थायी कोठी कब कहाँ स्थापित की है? सूरत में स्थापित की है 1613 में। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा वो आप टिक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो संघर्ष हुआ है। तो हुआ ये था कि जहाँ पे इनकी कोठी थी उसी के आसपास इनकी फ्रांस की भी होती थी। जैसे यहाँ पे सूरत में इन्होंने पहली कोठी स्थापित की थी, वैसे ही फ्रांस ने भी अपनी पहली कोठी सूरत में ही स्थापित की थी। उसके अलावा ही आसपास इनकी भी कोठियाँ थी। और जो फ्रांस का जो मुख्य प्रधान कार्यालय था वो कहाँ था? पौंडीचेरी में था। ठीक है, वर्तमान जो पुडुचेरी है वहाँ पर था। जबकि अंग्रेजों का जो प्रमुख केंद्र था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये होता क्या है कि कर्नाटक का एक प्रमुख रोल होता है। कर्नाटक के जो मुगल होते हैं वो एक स्वतंत्र शासक होते हैं उस टाइम पे, मतलब उनका सूबा जो होता है वो स्वतंत्र होता है। 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने जब ये देखा कि फ्रांस की शक्ति बढ़ रही है तो वो सेना खड़ी करते हैं और कर्नाटक की सेना हार जाती है किनसे? फ्रांस से। अब होता क्या है 1750 में, क्योंकि कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष होता है, मतलब फ्रांस चाहता है कि ये राजा बने, अंग्रेज चाहता है कि ये राजा बने। अच्छा, ये लोग खुद नहीं शासक बनना चाहते थे क्योंकि इनका काम था पैसे कमाना। तो यहाँ पे कर्नाटक का उत्तराधिकारी जो फ्रांस की तरफ से रहे थे वो चंदा साहब रहे थे और जो अंग्रेज की तरफ से थे वो मोहम्मद अली रहे थे। और फाइनली कौन जीतता है? अंग्रेज जीतते हैं और मोहम्मद अली शासक बनते हैं। उसके अलावा कर्नाटक से इनसे रिलेटेड 3 युद्ध आपको याद रखने हैं जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है। पहला जो होता है, पहला युद्ध कौन सी संधि पे ख़त्म होता है? तो एक्स लापर संधि पे। दूसरा जो युद्ध होगा वो पुडुचेरी संधि पे ख़त्म होगा। तीसरा युद्ध जो है वो पेरिस संधि पे ख़त्म होगा। तो ये तीनों का क्रम याद रखना है, कौन सी संधि पे ख़त्म होते हैं कर्नाटक युद्ध। तो पहला एक्स लापर संधि, ला सैपल संधि, और ये हो गया पौंडीचेरी संधि, और तीसरा हो जाता है पेरिस संधि। ये कब से कब के बीच में होता है? 1746 से 48 के बीच में होता है। अगला 49 से 54 के बीच में होगा और अगला 55 से 63 के बीच में होगा। इसका थोड़ा सा इधर उधर डेटा हो सकता है लेकिन आसपास लगभग यही है। ठीक, उसके अलावा अगर पूछा जाए फ्रांस का पूरी तरीके से खात्मा कब किया है तो 1760 में वॉन्डी वॉर्स का युद्ध होता है जो कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने किया था। आयरकुट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये तो मुझे रटे रहते हैं। वैसे 1760 में आयरकुट ने किया था और जबकि इनका फ्रांस का जो नेतृत्व था वो काउंट लाली ने किया था। लाली करके थी, उन्होंने उनका नेतृत्व किया था। और जीतता कौन है? अंग्रेज जीतते हैं। उसी तरह वांडी वास का मतलब है वॉश कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने फ्रांस को। अब बंगाल के बारे में जानते हैं। तो बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकी पुरानी बातें बताई, मतलब स्थापना किसने की थी बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ था वो। उसके बाद अलीवर्दी खां आएंगे। तो अलीवर्दी खां कब शासक बने थे? 1740 में बने थे। इनके टाइम में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग बोला जाता था, इतना इन्होंने डेवलप किया था। इन्हीं के नाती रहे थे सिराजुद्दौला, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं जहाँ
कैसे, कलकत्ता नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें। तो 1651 की बात करते हैं। 1651 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित की है 1651 में की थी। अब 1698 में होता क्या है, 1698 ही था। यहाँ पे एक किला भी बनाया था बंगाल में जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा था। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने के लिए 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करते हुए 3 गाँव की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे 1698 ही होगा। 1698 में इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उस समय जो शासक सूबेदार थे बंगाल के, अजीम उस सान जो कि उनके औरंगजेब के भी वो पोते लगते थे। तो उन्हीं के नाम पे ही पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा था ना, ये मैंने बताया भी था। तो 1698 में 1200 रुपये का भुगतान करते हुए 3 गाँव की जमींदारी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। 3 गाँव कौन से हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता। यही तीन आगे जल करके कलकत्ता कहे जाएंगे, कोलकाता कहे जाएंगे। कलकत्ता और फिर कोलकाता कहा जाने लगा इनको, ठीक है। तो ये 3 गाँव का अधिकार कौन सा प्राप्त किया था, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता। अब और इनको जो व्यापार करने में और छूट मिलने लगी, तो फर्रुखियर जो मुगल सम्राट थे 1717 में, 1717 के करीब, मतलब वो तो 1600 की बात चल रही थी, 1717 के करीब फर्रुखियर, जिसको घृणित कायर भी बोला जाता था, घृणित कायर बोला जाता था, इसने इनको शाही फरमान प्राप्त कर दिया था। शाही फरमान का मतलब था कि बदले में बस 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कोई अन्य कर नहीं देना था, आराम से तुम व्यापार करो। तो एकदम फ्री का वो व्यापार करने लगे थे, बस 3,000 रुपये वर्ष का पहुंचा देते थे फर्रुखियर को। इस तरीके से इनको और छूट मिल गई। अब सिराजुद्दौला दौला से रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को हुई थी, 1756 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 जिंदा बचे थे। तो ये काफ़ी भयानक घटना थी जो अंग्रेजों के लिए साबित हुई थी। लेकिन अब हुआ क्या, उस समय जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था वो क्लाइव कर रहा था, क्लाइव, ठीक है, जिसको सुपर कैट भी कहा जाता था, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, पहले तो अलीगढ़ की संधि कर लेता है, जिसमें कहता है कि तो ठीक है, हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे करके नॉर्मल सी संधि होती है, जो कि 1756 था ना, 57 में होती है। 56 में वो ट्रेजेडी हुई थी, 57 में फरवरी में संधि हो जाती है। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद अब युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम क्या था, ये देखिए लिखा हुआ है, जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो मुर्शिदाबाद के पास है, वहाँ पे हुआ था जून में, जिसमें एक नवाब की सिराजुद्दौला की सेना हार जाती है। अब हारती कैसे है, क्योंकि जो मीर जाफ़र इनका सेनापति होता है वो धोखाधड़ी कर देता है। उसके अलावा 2 अमीर लोग भी थे, यहाँ पे बताया गया है, अमी चंद और जगत सेठ के साथ नवाब के जो सेनापति मीर जाफ़र ने उनकी ओर से, मतलब अंग्रेजों की ओर से काम किया था, और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो सिराजुद्दौला से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है उनको एक जगह लिख लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ एक रफली टॉपिक बताया गया कि प्लासी क्या है। तो प्लासी का नाम पहले फ्लासी था। इसका ये जो पलास के फूल होते हैं, इनका यूज़ गुलाल बनाने में किया जाता है, और अंग्रेजों ने इनका नाम बिगाड़ा है। तो ये पूरी कहानी रही थी। अब सिराजुद्दौला मरता है तो फिर कौन बनेगा शासक, मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेजों की कठपुतली रहा, वो शासक बन गया था। 1759 के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन रहे थे, विलियम पिट रहे थे। लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे लेटर भी लिखा था कि बढ़िया से यहाँ क्रांति चल रही है, हम बढ़िया से यहाँ कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिख दी थी इन्होंने। अब मीर जाफ़र का ही जो दामाद था मीर कासिम, उसको अंग्रेज बिठा देते हैं सत्ता पे 1760 में जब मीर जाफ़र के विरोध में मीर जाफ़र से इनका नहीं बना, तो ये मीर कासिम को बना देते हैं। अब मीर कासिम समझदार था, तो ये सबसे पहले तो अपनी राजधानी क्या करता है, राजधानी करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद से, इस बुक में लिखा हुआ है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर देता है मीर कासिम, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत फेमस इसका युद्ध है 1764 का, जो कि है 1764 का युद्ध। तो ये क्या करता है, मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ ये मदद मांगता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन होता है, इधर साइड पे अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज है और इधर तरफ 3 लोग हैं। 3 लोग में से कौन, एक तो मीर कासिम है, दूसरा एक नंबर 1 पे मीर कासिम जो कि बंगाल का शासक था, मुगल का शाह आलम थे, और तीसरे थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। मतलब ये क्या करते हैं, ये खुद तो हारते ही हैं और साथ में इन दोनों को भी ले डूबते हैं अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। बक्सर की बात करते हैं तो बक्सर
कहते हैं कि वेद मंत्र की रचना करने वाले बहुत से ऋषि यहाँ रहते थे। इसका पहले पुराना नाम व्रागसर था। व्रागसर से बगसर हुआ, बगसर से बक्सर हो गया, तो ओवरऑल नाम बिगाड़ा गया है। यहाँ की एक पौराणिक कथा जैसे स्टोरी दे रखी है, तो वैसा बनता नहीं है क्वेश्चन, तो हम याद भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लेंगे तो फिर ठीक रहेगा। बक्सर कहाँ पड़ता है? बक्सर पश्चिम बिहार के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे इन तीनों की सेना हार जाती है। उसके बाद एक संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी? जो अवध के शासक शुजाउद्दौला थे और जो मुगल शासक थे शाह आलम, इनके बीच हुई थी, जिसमें से शाह आलम के द्वारा इस संधि में क्या किया था? शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी और इनको शाह आलम को बैठा दिया था इलाहाबाद और कड़ा इनको दे दिया था कि बैठो वहाँ पे और हम यहाँ सब देख लेंगे। तो ये काम हुआ था 1765 में। कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी इन दोनों के बीच में। अब कंपनी ने क्या किया और हड़पने के लिए सहायक संधि की शुरुआत की। तो सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली के टाइम पे हुई थी। सहायक संधि में होता क्या था कि इनको कुछ सेना रखनी पड़ती थी, अंग्रेज़ों की कुछ सेना उनकी तरफ रखनी पड़ती थी सहायक संधि में, और उसका खर्चा भी इन्हीं को देना पड़ता था, राजाओं को देना पड़ता था। ये सहायक संधि थी। अब सहायक संधि में करने वाले जो पहला शासक था वो हैदराबाद का निज़ाम था, और अवध है, मैसूर है, ये सब बाद में मान जाएंगे, ठीक है। दूसरा शासक इन्होंने अवध बताया। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको याद रखना है, पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निज़ाम थे। रेजिडेंट क्या होते थे? जो अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी को रखना पड़ता था। उनकी सेना रहती थी ना, तो उनके अधिकारी भी रहेंगे तो उनको रेजिडेंट कहा जाता था। अब यहाँ पे हम मैसूर के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण भारत का जो मैसूर राज्य था उनके बीच भी लड़ाई होगी, आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उनको भी हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले वहाँ का शासक कौन था? 1761 में हैदर अली बने थे। 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान बनते हैं 1782 में, 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से मैसूर का जो पूरा राजवंश है वो वाडियार के हाथों में दे देते हैं अंग्रेज, और वाडियार जो हो जाता है वो राजा इनके अधीन रहता है, अंग्रेज के अधीन रहता है, और ये लोग बात नहीं मानते होते थे, इसीलिए इनसे लड़ाई होती है। अब इसी वक्त जल्दी से हम लोग आंग्ल मैसूर जो युद्ध हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हुआ था 1767 से लेकर के 69 वाला। दूसरा जो हुआ है वो हुआ है 80 से 84, 1780 से 84 के बीच में। तीसरा हुआ था 1790 से 92 के बीच में, और चौथा जो हुआ है 99 में, 1799 में, जिसमें फाइनली टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पहला जो हुआ है कौन सी संधि पे ख़त्म हुआ था? सबसे पहला वाला मद्रास संधि पे ख़त्म हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा मैंगलोर संधि पे ख़त्म हुआ है, मैंगलोर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम संधि पे ख़त्म हुआ है, और चौथे में फाइनली टीपू सुल्तान की जो डेथ हो जाती है और मारे जाते हैं वो। टीपू सुल्तान को और किस नाम से बुलाया जाता था? तो शेर मैसूर के नाम से बुलाया जाता था। अब हम मराठों की बात कर रहे थे, तो मराठों में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, और इसमें मराठों की हार हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मराठों का कुछ भाग पे नियंत्रण होता है, जिसमें कि मैंने बताया भी था कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इस तरीके से कुछ राजवंश रहते हैं। अब 1817 और 19 में इनके भी आंग्ल मराठा युद्ध 3 होते हैं, जिनमें से लास्ट वाला जो आंग्ल मराठा युद्ध है 1817 से लेकर के 1819, इसमें पूरी तरीके से मराठा का पतन कर दिया जाता है और उनके जो पेशवा पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये कौन सा युद्ध था? आंग्ल मराठा युद्ध थर्ड था, ठीक है, इसके द्वारा मराठों का अंत हो जाता है। अब पंजाब की अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी फेमस रहे थे। ये 1799 से 1839 तक इनका शासन काल रहा था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई थी। फिर रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो फाइनली पंजाब को पूरा हथिया लेते हैं, अंग्रेज हथिया लेते हैं, और 1849 में इस समय गवर्नर कौन था? इस समय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, और अगर राजा की बात करें तो दिलीप सिंह राजा थे। विलय नीति जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से भी बोलते हैं, ये इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। इसको हिंदी में व्यपगत सिद्धांत कहते हैं, या इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी कहते हैं। अब इनका यहाँ से पूछा जाता है कि 1848 से 1856 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। इसमें इन्होंने भारत के कौन कौन से राज्यों को अपने में विलय किया था? चलाया था सतारा, संभलपुर, और बघाट होगा यहाँ पे, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता था, उदयपुर और झांसी, और लास्ट में नागपुर आता है। नागपुर 1854 में हुआ है, और जबकि झांसी 1853 में हुआ है, ठीक है। झांसी का याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किसने की थी?
लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके अलावा इन्होंने कुशासन का आरोप लगा के जो अवध के नवाब है उनको, वाजिद अली को भी उसको भी हड़प लिया था। अच्छा, विलय नीति में होता क्या था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उनका कोई पुत्र नहीं हो, तो कंपनी उसको हड़प लेगी। ये विलय नीति थी। अब इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। इसमें केवल एक थ्योरी बताएगी कैसे एक कंपनी व्यापार करने आती है और पूरे देश को चलाने लगती है। ये कैसे उनके लिए लाभ सर्वोपरि होता है, कौन कौन से यहाँ पे खेती करवाते हैं, नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय की खेती कराते हैं और इस तरीके से यहाँ से वो लाभ कमाते हैं और यहाँ पे सत्ता भी स्थापित करते हैं। ग्रामीण जीवन और समाज। इसमें अंग्रेजी शासन के टाइम में कैसी राजस्व व्यवस्था थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महारवाली के बारे में जानेंगे। उसके अलावा नील की खेती, इन सब के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा था कि पहले राजा के हक में पूरा रहता था, राजा मालिक होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जब अंग्रेज़ों को दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। अब जो राजस्व प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते थे, ज़मीन की नीलामी कर देते थे, क्योंकि खुद करना नहीं चाहते थे। उस टाइम पे नीलामी करते थे। नीलामी करके जो व्यक्ति उसको लेता था ज़मीन को, वो ठेकेदार व्यवस्था हो गई थी। मतलब वो ठेकेदार या जमींदार कहा जाता था, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलता था और थोड़ा हिस्सा उनको देता था, अंग्रेज़ों को देता था। लेकिन अब अंग्रेज़ों की आय का स्रोत ज़्यादा बढ़ने, मतलब खर्चे ज़्यादा थे और उतनी उनकी कमाई हो नहीं पा रही थी। भू राजस्व से ही अच्छी खासा कमाई होनी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये एक व्यवस्था लाते हैं जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई। यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये याद रखना है आपको, 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो भू राजस्व व्यवस्था है उसकी शुरुआत की गई। इस समय वो कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से पूछा जाता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय के गवर्नर जनरल थे। इसमें लगान का कितना हिस्सा लेना था, 9/10, कहीं कहीं 10/11 लिखा हुआ मिलता है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि 90% जो लगान लेता जमींदार, वो अंग्रेजों को दे देता और 10% अपने पास रखता था। मतलब अगर 100% उसने ली है, लगान जितनी ली है उसका 90% हिस्सा उसको अंग्रेजों को देना होता था, एक निश्चित समय पे जमा करना होता था और 10% अपने पास रखना होता था। अब इसमें भी कई सारी खामियां थी। खामियां ये हुई कि कई सारे जमींदारों को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी क्योंकि वो लगान ही नहीं भर पा रहे थे किसानों के ऊपर। और ये अंग्रेजों का ये भी मानना था कि खेती में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन खेती में इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। जमींदार भी थोड़े से बदतमीज़ थे। वो क्या कर रहे थे, वो जानबूझ के ज़्यादा लगान ले रहे थे और ज़्यादा लेंगे तो 90% उधर दे देंगे, तो 10% में भी तो उनका हिस्सा ज़्यादा रहेगा ना। इस तरीके से कई सारी खामियां थी। क्वेश्चन अब अगला ये बनता है कि ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है कौन से क्षेत्रों में थी, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये थी। ठीक है, ये यूपी के बनारस वाले हिस्से में भी ये रही थी। ठीक है, यूपी, बनारस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक वाले हिस्से में स्पेशली ये रही थी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि थी रैयत वाली। इसी में होता क्या है, इसमें अब दो मत होते हैं। जैसे क्या हो रहा था कि कई सारे जमींदारों को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी थी, सारे काम हुए। 1815-20 के तहत इनके इलाके में वृद्धि हो जाती है। अंग्रेज का इलाका अभी तक जो सीमित था और बढ़ गया। अब और बढ़ गया तो यहाँ दो मत हुए। एक मत तो कह रहा था कि ठीक है, आपने जितना कहा वो ठीक है, लेकिन दूसरा मत ये कह रहा था कि अब वृद्धि करो, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का मतलब था कि स्थायी कर दिया गया था कि हमको बस 9/10 भाग लेना है, 90% लेना है, 10% जमींदार लेगा, हमसे नहीं मतलब। लेकिन अब ये लोग कह रहे थे क्योंकि अब इतना टाइम हो रहा है, खर्चा पानी और हमको चाहिए, तो आपको लगान की रकम बढ़ानी चाहिए। ये एक मत कहता था अंग्रेजों के में ही, और एक मत ये कहता था कि हम जमींदारों से क्यों लें लगान, जमींदारों के माध्यम से क्यों लें, हम सीधे किससे लें, जो किसान है उससे लें। तो रिकार्डो ने ये बात रखी थी सबसे पहले कि एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था कि उनका कहने का मतलब था कि हम सीधे किसानों से लें। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1821 में प्रकाशित की गई थी। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको फिर भी फ्री फोकट का मिल जा रहा है केवल जमीन दे करके। अब क्या करना है, हमको सीधे किसानों से जो लगान है वो लेना है। ठीक है, जमीन पर उसके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी जमीन अपने हाथ में ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। मतलब अभी जो जमींदार लोग नीलामी करके ले रखे हैं ना, उनसे ले करके अब शासन के हाथ में आ जानी चाहिए। ये बात कही थी रिकार्डो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे थी, कौन से क्षेत्रों में थी, दक्षिण और पश्चिम भारत में रही थी। इनमें बम्बई, मद्रास, असम वाले एरिया में रही थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब ही होता है किसान, इसका मतलब किसानों से सीधे
सीधे संबंध स्थापित करना था, मतलब जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसान से ही संबंध लेना था। इसमें लगान कैसे उपज के आधार पर तय की गई थी, जितनी उपज होती उसके आधार पर तय की गई थी। उपज का मतलब एक मोटा मोटी औसत निकाला गया था, एवरेज निकाला गया था कि पिछले सालों में कैसी उपज हो रही है, उसके अनुसार इन्होंने निर्धारित किया था। किसानों की खेती पर जितना भी खर्च होता था उसको हटा करके उसका 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया था। मतलब जितना सेविंग थी, जितना उनका फायदा हो रहा था, उसका 50% सीधे अंग्रेजों को जाना था, कंपनी को जाना था, और बाकी का वो किसान रखते। ये व्यवस्था थी 30 साल, ये लगान 30 साल के लिए निर्धारित कर दी गई। जैसे स्थाई वाले में क्या था कि हमेशा के लिए निर्धारित थी कि हम केवल 9/10 पार्ट लेंगे, लेकिन इसमें 30 साल के लिए निर्धारित कर दी गई। 30 साल बाद फिर कुछ चेंज होना था। रेतवारी व्यवस्था कब आई थी, कौन से काल में आई थी, कौन से समय में आई थी, तो 1820 के लगभग आई थी। इस व्यवस्था के का श्रेय किसको जाता है, तो इस व्यवस्था का श्रेय टॉमस मुनरो और रीड को जाता है। ठीक है, मुनरो और रीड, ये 2 नाम याद रखेंगे, अगर आ जाता है तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे महाल वाली व्यवस्था की बात करते हैं, तो महाल वाली व्यवस्था कहाँ रही थी, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में रही थी। यहाँ पे महाल क्या होता है, तो महाल जो परिवारों का समूह होता है, गांव का समूह होता है, उसको महाल कहा जाता था। यहाँ पे जिम्मेदारी किसको रखी गई थी, जो गांव का मुखिया होता था उसको, या गांव में जो कोई बड़ा परिवार होता था या बड़े लोग होते थे, उनको रखा गया था कि वो इकट्ठा करेंगे पूरे गांव का लगान और फिर इनको देंगे, जो कंपनी है उसको देंगे। ठीक है, महाल व्यवस्था में भी सेम उसी तरह उपज के आधार पर की गई थी। रैयत वाली व्यवस्था की तरफ की गई थी, बस रैयत वाली में किसान डायरेक्ट देता था आकर के, और महाल वाले में जो गाँव का प्रधान होता था वो देता था। सेम व्यवस्था वही थी। ये कहाँ कौन से क्षेत्र में रहा था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में गांव के समूह को बोला जाता था। यहाँ से क्वेश्चन अगला बनता है कि कितने % भारत पे कितना रहा था। जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पूरे भारत के 19% पार्ट पे रही थी, महाल वाली व्यवस्था 29% पे रही थी, रैयत वाली व्यवस्था 52% पे रही थी। कहीं कहीं महाल वाली का 30% दे रखा होता है, यहाँ पे 51 दे रखा होता है। तो वो आसपास में अगर होगा तो आप मैच कर ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली सबसे कम क्षेत्रों पर रही थी, महाल वाली उससे ज़्यादा, और रैयत वाली सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर रही थी, 52% पे। अच्छा, महालवाड़ी के बारे में एक बार और याद रखना था। महालवाड़ी व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है, तो हॉर्ट मैकेंजी को जाता है, हॉर्ट मैकेंजी को जाता है। और ये कौन से सन की बात है, तो 1833 की बात है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब होता क्या है कि जब जो पुराने जमींदार थे, जो लगान नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी जगह पे नए जमींदार आते, इनको महाजन कहा गया। ये बंधक बनाते थे मजदूरों को, जबरदस्ती लगान लेते थे, इस तरीके से ये काम करने लगे थे। तो 1875 में ये दक्कन विद्रोह जो हुआ था, यहाँ पे रैयत वाली व्यवस्था थी। अब रैयत वाली व्यवस्था में किसान को देना पड़ता था। किसान की अगर लगान, उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो महाजनों से उधार लेता था, वो ऊंचे ब्याज दर पे लेते थे। उसके बाद भी महाजन अपना मतलब किसानों के साथ अत्याचार वगैरह, इसी वजह से किसानों ने विद्रोह किया था। उनके लाल बही घाट था, जिसमें दस्तावेज जो होता है, जिसमें लिखा रहता है, उसको जला दिया था। ये हुआ था 1875 में, याद रखना है आपको। अब बाजारों के लिए नई फसलों का उत्पादन करवाने लगे थे ये लोग। कहाँ से कौन कौन सी फसल, जैसे कि बंगाल में जूट का, असम में चाय का, बिहार में नील, सोरा और अफीम का होता था। मध्य और पश्चिम भारत में कपास का होने लगा था। इस तरीके से उत्पादन ये कराने लगे थे। अब नकदी फसलों में, नकदी फसल क्या होती है, जिनको बेच करके अच्छा खासा अमाउंट में पैसा कमाया जाता था। नकदी फसलों में सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया वो नील के उत्पादन पे दिया गया, क्योंकि वहाँ यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कपड़ों को रंगने के लिए इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते थे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज में बागान मालिक जो होते थे, बागान मालिक क्या थे, अंग्रेज ही थे। ये जमींदारों से कुछ ज़मीन को पट्टे पे ले लेते थे। ठीक है, पट्टे पे ले करके मजदूरों से नील की खेती करवाते थे। अब ये नील के साथ समस्या क्या थी, नील के साथ समस्या ये हुई थी कि एक तो ये जो नील की खेती थी ना, ये धान के समय होती, जब धान की फसल होती थी, धान की, वही बरसात के टाइम पे, तभी इसकी खेती होती थी। तो अब अगर किसान धान नहीं उगाएगा, नील उगाएगा, तो वो खाएगा क्या। और फिर अगर अकाल पड़ता था तो उस टाइम पे वो उसके पास कुछ अनाज रहता नहीं था। तो ये एक समस्या ये हो रही थी। दूसरी समस्या ये थी कि जिस साल भी नील की खेती होती थी, उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा डिमांड करता होगा और जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होने लगेगी। इसी वजह से भी एक ये समस्या थी। अब नील दर्पण बुक किसकी है, तो नील दर्पण बुक जो पुस्तक के लेखक हैं, दीनबंधु मित्र थे। इन्होंने 1807 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी, क्योंकि अंग्रेज अगर गुस्सा हो जाते तो कौन झेलता। फिर बाद में पता चला था कि दीनबंधु इसके लेखक थे। तो नील दर्पण किसकी पुस्तक थी, इनकी थी। इनमें उन्होंने जो अत्याचार झेल रहे थे किसान नील की खेती के लिए, उसके बारे में बताया था।
अब इसको लेकर के बंगाल में विद्रोह भी हुआ था, नील के किसानों का विद्रोह हुआ था बंगाल में, जिसमें उन्होंने नील की जो फैक्ट्री है वहाँ पे धावा बोल दिया था। और बिहार में नील की खेती कहाँ होती है? तो बिहार में नील की खेती उत्तर बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर इलाकों में होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अधिकतर जो जमींदार थे वो तो अपने कर्ज के बोझ तले दबे ही हुए थे, उन्होंने ऐसे ही ज़मीन दे दी थी इनको, अंग्रेज़ों को। उसके अलावा यहाँ पे नील के अलावा कौन सी खेती होती थी बिहार में? अफीम, पटसन, सोरा, नमकीन, नगदी फसलों की खेती होती थी। वर्तमान में जो गया है वो अफीम उत्पादन के लिए उस समय बहुत फेमस था बंगाल प्रांत में, क्योंकि उस समय तो बिहार बंगाल प्रांत में ही आता था। ये पूरी पिक्चर दिखाई गई कैसे नील का काम ये लोग करते थे। अब यहाँ पे बिहार में नील की खेती दो तरीके से होती थी, एक जीरात, एक असामी बार। जीरात और असामी बार में क्या फ़र्क था? जीरात में सीधे जो अंग्रेज़ बगान मालिक हैं मज़दूरों से खेती करवाते थे, जबकि असामी बार में बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन में खेती करने को कहते थे। जो आपने 3 कटिया प्रणाली के बारे में सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह, वो उसी की बात की जा रही है। सबसे पहले जीरात में वो खड़े होकर के अपना देखते थे अपनी ज़मीन पे, मतलब वो जो पट्टे पे ज़मीन ली है उस पर किसानों से करवाते थे। असामी बार में जिन किसानों के पास ज़मीन थी, अपनी ज़मीन पे उनको 3/20 भाग पे खेती करनी पड़ती थी। इसी को बोला गया था 3 कटिया प्रणाली। 3 कटिया प्रणाली में क्या होता था? 3 कट्टे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी ही करनी है उन्हें। इसी को बोला गया था 3 कटिया प्रणाली। इसी के विद्रोह में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, 1917 में हुआ था। इसमें उनकी विजय भी हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बिहार में अंग्रेजों के समय कौन सी भूमि व्यवस्था थी? तो स्थायी बंदोबस्त थी। और बाद में महालवाड़ी, क्योंकि नॉर्थ वाले क्षेत्र में 1833 के करीब महालवाड़ी भी आई है, लेकिन स्थायी बंदोबस्त यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? तो रैयत का मतलब ही होता है किसान। महाल का मतलब होता है गांव का समूह। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो उनकी आय में वृद्धि करना, उनको पैसे कमाने थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लाभ प्राप्त कर सकें। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं। नील दर्पण किसकी है? तो दीनबंधु की है। और यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट सा है। खैर, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की गई 1793 में। महाल जो था, महाल पंजाब वाले इलाके में हुआ। नकदी फसल, हाँ, नकदी फसल बिहार में होती थी। ठीक, सही है। So our next chapter is chapter 4, उपनिवेशवाद एंड जनजातीय समाज। इसमें हम जनजातीय विद्रोह के बारे में, आदिवासी का जीवन पहले कैसे था और अंग्रेजों के बाद कैसा हुआ, क्या चेंजेस हुए, उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जनजातीय समाज का जीवन। तो जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं, इनको आदिवासी भी कहा जाता है। ये जंगल में ही रहते हैं, जंगल की चीज़ों का उपयोग करते हैं और ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक जगह पे अपना सफाई करके वहाँ पे खेती करते हैं, 2-3 वर्षों तक वहाँ पे खेती करते हैं। फिर जैसे लगता है कि उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी, उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस जगह पे क्या उगाएगा? जंगल उगाएगा। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जंगल को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, सेम टाइम पे खेती भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ इनका रहता है। इसी प्रक्रिया को, इस विधि को बोलते हैं घुमंतु कृषि विधि, क्योंकि घूम घूम के कृषि करते हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, तो घुमंतु कृषि विधि कहा जाता है। और तो बेसिक चीज़ें हमको पता ही रहती है, जंगल की चीज़ों का उपयोग करना, जो भी ये शिकार करते हैं, शिकार के लिए धनुष वगैरह, कुछ तीर धनुष वगैरह भी बनाते हैं। ये जो उद्योग करते हैं वो जंगलों पे आधारित रहता है, जैसे दांत, हाथी दांत, बाँस, धातुओं से बनी, या उन पे कलाकारी वगैरह जो करते हैं, ये व्यापारियों को तो बेचते हैं, लेकिन व्यापारी क्या करते हैं, बहुत सस्ते दामों में इनसे खरीद लेते हैं और वास्तविक मूल्य उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये अक्सर हमको देखने को भी मिलता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजाति महिलाएँ हथकरघा पे बुनाई कर रही हैं। मणिपुर में जेलियांग जनजाति, तो अब यहाँ से बन सकता है, जेलियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। तो ये गिलाफ बनाने का काम करते हैं। तो ये इनके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है। अब अंग्रेज़ों की बात करते हैं। तो अंग्रेज़ आए तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ आए तो जब उन्हें यहाँ की दीवानी मिल गई थी, उसके बाद फिर इनको भू राजस्व लेना था। अब जब लगान ले रहे थे, तो सब जगह ले रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि आदिवासियों से भी लेंगे हम। आदिवासी कहते हैं कि हम क्यों दें, हम तो यहीं रहते हैं, ये जंगल मेरा घर है। लेकिन फिर उनको मजबूरन देना पड़ता था। अब जो लगान देने के लिए उनके पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वो उधार लेते थे। इस तरीके से मतलब कैसे न कैसे काम कर रहे थे, और कर्ज चुकाने के लिए उनको कभी कभी अपनी ज़मीन भी नीलाम कर देनी पड़ती थी, महाजनों के कब्जे में उनकी ज़मीन चली जाती थी। तो ये सब उनको झेलना पड़ा अंग्रेज़ों के आने के बाद।
अब अंग्रेज़ों के टाइम में एक ऐसा समय भी आया जब क्या हुआ कि लकड़ी की बहुत डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रेलवे लाइंस बिछ रही थी और जहाज़ बन रहे थे। 1850 के टाइम में रेलवे की शुरुआत हुई थी, मतलब रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुई थी और पहली ट्रेन कब चली है? 1853 में चली है। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में चली है आप कमेंट करके बताएंगे। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये चली थी। ठीक है, अब ये काम हुआ यहाँ पे। और फिर अब पेड़ों की जब बहुत डिमांड हो गई तो पेड़ कटने लगे। पेड़ कटने के लिए इन्होंने नीलाम करना शुरू कर दिया, अब ठेका देना शुरू कर दिया, तो ठेकेदार बनने लगे। अब ठेकेदार जो थे, महाजन और ठेकेदार और ये लोग थे ना, ये लोग कहीं ना कहीं शोषण कर रहे थे आदिवासियों का। अब वो पेड़ पौधे ज़्यादा कटने लगे तो अंग्रेज़ों ने फिर फाइनली सोचा कि नहीं, ये तो गलत है यार, पेड़ कट जाएंगे तो आगे जा करके हमारा तो काम ठप हो जाएगा। तो इन्होंने, अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये तो अभी ओवरऑल एक स्टोरी थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने वन विभाग की स्थापना की अंग्रेजों ने। वन विभाग की स्थापना कब की है? 1864 में की है। वन अधिनियम कब आया है? 1865 में आया है। ये इसमें इन्होंने वनों की सुरक्षा करने पे, कटाई पे निगरानी करना, नए पेड़ों को लगाना, इन सब पे ध्यान दिया। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को भी छीन लिया कि वो लकड़ी नहीं काट सकते, जानवर नहीं चरा सकते, तो ये काम भी जंगल में जा नहीं सकते, वर्जित कर दिया। तो 1864 और 65 दो याद रखने थे आपको। उसके बाद 1878 में एक नया कानून आता है जिसके तहत जंगल दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित किया गया। सरकारी जंगल या आरक्षित यानी कि रिजर्व जंगल जो होते थे, इन पे पूरी तरीके से सरकार का हक था। आदिवासी वहाँ नहीं जा सकता था, कुछ भी काम नहीं कर सकता था वहाँ पे। और दूसरा जो जंगल था उसे सुरक्षित जंगल बोला गया। सुरक्षित जंगल में आदिवासी को कुछ बहुत छूट दी गई थी, ये यहाँ बताया गया। सुरक्षित जंगल कहा गया, यहाँ पे कुछ लोगों को जाने की, आदिवासियों को जाने की छूट दी गई थी। वहाँ का सामान यूज़ कर सकते थे, वे वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर नहीं चरा सकते थे। ये कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी। अब क्योंकि आदिवासियों के पास कुछ बचा नहीं था काम करने को, तो अब ये जाने लगे बाहर की तरफ, कुछ काम बस्तियों से बाहर निकल के जाने लगे काम करने के लिए। ठेकेदारों के पास गए काम करने के लिए। ये कुछ मतलब, फिर जब ये काम करते तो उससे इनका कुछ बहुत तो खर्चा चल जाता, लेकिन अन्य ज़रूरतों के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता था। अब जब ये कर्ज लेते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनके साथ फिर वो कहीं ना कहीं ब्याज की रकम ज़्यादा लेकर के नाइंसाफ़ी करते थे। तो जब ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो इनको बंधुआ मजदूर तक बनने को कह दिया जाता था। बंधुआ मजदूर वही होता है कि जब उनको बिना वेतन के काम करना पड़ता है। बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन या मजदूरी के काम करना। बंधुआ मजदूर जो बिना वेतन के वहाँ पे उनके यहाँ काम करते थे, उनको बंधुआ मजदूर कहा जाता था। ये सारी कहानी रही। फिर अब कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे भी थे आदिवासी जो असम की चाय बागवानों में गए, हजारीबाग धनबाद के कोयला खदानों में काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से काम करके अपना धीरे धीरे करने लगे। लेकिन क्योंकि इनका अत्याचार, जो ठेकेदार या महाजन थे, उनका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसी बीच में एंट्री हो जाती ईसाई मिशनरियों की। तो ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन करवाना। तो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन ईसाई में बनवा देते थे, कन्वर्ट करवा देते थे। इन सब के बीच में बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा, तब विद्रोह की भावना जागृत होती है। अब ये जो जनजातीय विद्रोह का स्वरूप है, ये कहाँ पे, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से पहला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मतलब ये बीच वाला जितना भी पार्ट है मोस्टली, और आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाले पार्ट में, ये त्रिपुरा वाले पार्ट में भील जनजाति है। गोंडवाना की गोंड जनजाति है, और उसके अलावा उड़ीसा में कंध जनजाति। तो कंध जनजाति कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। तो इन सब ने, मतलब सब जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था आदिवासियों का, तो उनके खिलाफ थे। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने अफीम की खेती करके मुनाफे तो कमाए, लेकिन ये जो अफीम की खेती है, ये आदिवासियों को करने से मना कर दिया, लोगों को करने से मना कर दिया। अब बिहार की मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि तो बिहार के कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था? तो बिहार के संथाल, परगना, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विद्रोह की भावना जागृत हुई थी आदिवासियों में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, डिकू किसे कहते हैं? तो डिकू जो गैर आदिवासी होते हैं, सेठ एवं महाजन, जो अधिक ब्याज पर ऋण लेते थे और आदिवासियों का शोषण करते थे, इन्हीं को ही डिकू कहा गया। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल महाजन थे।
बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन हुआ था। उत्तर पूर्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे, वही असम मेघालय साइड पे खासिया, गारो, नागा, मतलब गारो खासी जयंतियाँ 3 याद रखिएगा, गारो खासी जयंतियाँ, नागा जनजाति, ये कुछ जनजाति हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम 2 विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा नागपुर का मुंडा विद्रोह है, एक नॉर्थ ईस्ट का नागा जनजाति के द्वारा जेलियांगरांग विद्रोह है, जेलियांगरांग विद्रोह। अब यहाँ पे कुछ जनजातियों के बारे में भी हम जानेंगे। बिरसा मुंडा की बात करते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था। इनका जन्म 1874 में हुआ है, 15 नवंबर 1874 में हुआ है। छोटा नागपुर के एक उलीहातू गांव के चलकद में हुआ था। इनके पिता का नाम चलकद में हुआ था, जो छोटा नागपुर, ऐसे याद कर सकते हो कि छोटा नागपुर रीजन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, माता का नाम कदमी था। ये इनकी जो स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई है जर्मन मिशन स्कूल से हुई है। अब मिशन से समझ में आ रहा होगा आपको, मिशनरी स्कूल था, ईसाइयों द्वारा स्थापित स्कूल था। अब यहाँ पे इनको स्टार्टिंग में ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा था, मतलब इनको वही धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, लेकिन बाद में ये फिर मुंडा बन गए थे। अब जब मुंडा बन गया है उसके बाद मुंडा जनजाति ने फिर विद्रोह की भावना जागृत हुई। तो इनके 1895 में इनके कुल देवता का नाम था सिंह बोगा। ठीक है, बिरसा को उनके कुल देवता सिंह बोगा से नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। एक नया धर्म का प्रतिपादन किया और उसके अनुसार इन्होंने खुद को भगवान का अवतार घोषित किया और कहा कि वो अंग्रेज शासन का अंत करेंगे। तो कब ये हुआ था? 1895 में। इनके कुल देवता का नाम क्या था? तो सिंह बोगा था। अब ये इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शुरू किया तो जितने भी मुंडा लोग थे, मुंडा जनजाति के लोग थे, इनको पैगंबर मांगने लगे और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त होने की बात कह दी। अब इनको जेल भेज दिया जाता है, रांची जेल में भेज दिया जाता है। जब वहाँ से ये वापस आते हैं जेल छूटने के बाद, तो फिर लोगों का समर्थन मिलता है, फिर ये तीर धनुष की शिक्षा देने लगते हैं और ये सारा काम करने लगते हैं। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण जो किया था वो ईसाई मिशनरियों पे किया था। अब क्यों किया था? क्योंकि ईसाई मिशनरी क्या कर रहे थे? धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उनका। एंड इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में। 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से इनकी मृत्यु रांची जेल में हो जाती है। तो ये रही कहानी बिरसा मुंडा की। लेकिन बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद भी ये आंदोलन रुका नहीं। छोटा नागपुर के रीजन में 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन किया गया। अब ये गठन जो किया गया था सरकार द्वारा किया गया था ताकि उनको समझा जा सके कि उनकी समस्या क्या है, ये जो मुंडा जनजाति इनकी समस्या क्या है। फिर सरकार द्वारा ही, मतलब यही अंग्रेज सरकार द्वारा ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1908 में बनाया गया। ये यहाँ पे इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार जो जनजातीय क्षेत्र है उसकी भूमि का गैर आदिवासी को हस्तांतरण निषेध है। मतलब जनजातीय क्षेत्र की भूमि को गैर आदिवासी लोग नहीं ले सकते हैं। और आगे चल कर के मुंडा विद्रोह जो था ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आज़ाद कराने में भी इनका योगदान रहा था। अब सेकेंड विद्रोह पढ़ेंगे, जेलियांगरांग आंदोलन। तो जेलियांगरांग आंदोलन के बारे में इसकी स्टोरी ये होती है कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे 1891 में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब मतलब वहाँ उस क्षेत्र पर जहाँ नागा जनजाति के लोग रहते थे उस क्षेत्र पे ये अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। तो मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मणिपुर में जेमई, लियांगमेई और रांगमेई। तो जेमई, लियांगमेई, मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति? तो मणिपुर में जेमई, लियांगमेई और रांगमेई जनजाति। अब इन्हीं तीनों को मिला करके ये आंदोलन का नाम पड़ा था जेलियांगरांग। ठीक है, जेलियांगरांग आंदोलन पड़ा था। अब ये विद्रोह शुरू कैसे होता है? तो ये विद्रोह शुरू करने वाला व्यक्ति है जादू नांग नाम का एक व्यक्ति है जो कि रांगमेई जनजाति के थे। तो 3 जनजाति, जेमई, लियांगमेई, रांगमेई। रांगमेई के थे जादू नांग। इन्होंने 1920 में ये विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह में इन्होंने तीनों जनजातियों को मिला लिया। मणिपुर की तीनों जनजाति थी, मिला लिया। ये अपना एक राज्य स्थापित करना चाहते थे, नागा राज, और जो अंग्रेज थे उनको अलग करना चाहते थे। और यहाँ पे जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके साथ भी इन्होंने योगदान दिया था। अब इनकी जादू नांग की एक बहन थी गी डांग्यू थी। तो जादू नांग को जब फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 1929 में, तब गी डांग्यू ने आगे
पूरा जिम्मा संभाला था, तो ये सब हमको याद नहीं करना है। मेन आ जाता है फिर हम लोग आज़ाद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की डिमांड ये रहती है कि इनको इनकी संस्कृति को पहचान दी जाए, वो अपनी संस्कृति ना खोएं। इसके लिए आगे चल करके आज़ादी के बाद भी हम लोगों की आज़ादी के बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है। तो नागालैंड राज्य की स्थापना नागा जनजाति के जो लोग होते हैं उनकी डिमांड पे 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। संथाल, परगना और छोटा नागपुर में जनजातीय विद्रोह नहीं थमा, वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और फाइनली जो झारखंड भी बनता है वो इसी वजह से बनता है, क्योंकि संथाल के जो लोग थे, संथाल जनजाति थे, इनका भी यही कहना था कि इनको अलग किया जाए और इसी वजह से झारखंड राज्य बनता है बिहार से ही अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को। इस बॉक्स में ये बताया गया है कि जो बुरसा मुंडा विद्रोह था, इसमें 1899 में 2 महिलाओं का भी योगदान रहा था, साली और चंपी का। ताना भगत जो आंदोलन था, जैसे कि मैंने बताया बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ये बिहार में हुए हैं। तो ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की एक महिला का नाम आता है। और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी हमने देखा ही गिडांगियो का नाम आता है, गिनडांगियो का नाम आता है। और गोंड जनजाति के गोंड महिला कौन सी फेमस हुई थी? राजमोहनी देवी ने 1940 में 1950 में ये आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आदिवासी कहलाते थे। डीकू किसे कहा जाता था? महाजन को कहा जाता था। जो गैर आदिवासी होते थे, ये दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या करते थे, ये ऋण देते थे और बड़े ब्याज दर पे ऋण देते थे। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? छोटा नागपुर क्षेत्र के थे। गिनडांगियो ने कौन से आंदोलन में योगदान दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का योगदान दिया था। झारखंड राज्य किस राज्य से विभाजन से अलग हुआ है? तो ये बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। मैच द फॉलोइंग करते हैं। कंद जनजाति कहाँ है? उड़ीसा में है। जितेंद्र सिंह जो रहे थे, सबसे पहले और कर लेते हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा के जो वो थे कुलगुरु थे, वो कुलदेवता सिंह बोगा थे। जतरा भगत ताना भगत से संबंधित है, ताना भगत आंदोलन से। टिकेंजीत सिंह जो है वो मणिपुर से संबंधित है। और जादो नांग जो है वो जलियांगरांग आंदोलन के प्रवर्तक रहे थे। सो 5th चैप्टर है शिल्प और उद्योग। इसमें जो भी इंडस्ट्री इंडिया में खुली हैं, पहली हैं, या फिर कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट रहे थे, फिक्की की स्थापना कब हुई, तो ऐसे 1 लाइनर जो क्वेश्चन है उन्हीं को बस कवर करेंगे, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब अंग्रेज़ों के टाइम में ढाके की मलमल, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ढाके की मलमल, बिहार से नील, शोरा, अफीम, इनका चलता था। और बंगाल और लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोतिया, दुपट्टे, नागपुर एवं मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारों वाले कपड़े और सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट बहुत होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब बदले में वहाँ से क्या आएगा, वहाँ से ब्रिटेन से, तो वहाँ से बदले में वो लोग सोना और चांदी इधर की ओर इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और वस्तुएं जैसे ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, कागज़, इनको भी इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन बहुत ही कम वस्तुएं आयात की जाती थी। यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा जाता था। एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले और इत्र, अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का इंपोर्ट होता था। तो इंडिया में ये सारी चीज़ें भी इंपोर्ट होती थी। मतलब ब्रिटेन से तो सोना और चांदी आ जाता था, लेकिन उसके अलावा चीन से चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन आते थे, इंडोनेशिया से मसाले और इत्र आते थे, अरब से कहवा, खजूर और शहद आता था, तो इनको इंपोर्ट किया जाता था। तो उस समय कपड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो बंगाल में ढाका था, गुजरात में दीन है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर, आगरा, कर्नाटक में बैंगलोर, कर्नाटक की जो कैपिटल थी बैंगलोर, वही वहाँ का प्रमुख केंद्र थी, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मसूलीपट्टनम, जिनका नाम काफ़ी फेमस आपको दिखता है। अगर ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आप टिक कर लोगे। कश्मीर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो 16वीं शताब्दी वही 1500 से 1599 के बीच, जब पुर्तगालियों का व्यापार यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो वो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे। कालीकट तट पे आए थे, तो कालीकट इधर केरल साइड पे। अब वहाँ से ये मसाले तो लेकर के गए, उसके अलावा सूती
कपड़ों को इन्होंने कैलिको बोला। तो पुर्तगालियों ने सूती कपड़े को क्या बोला था? कैलिको बोला था। इसी तरह जो बारीक सूती कपड़े हैं, जो बारीक सूती कपड़े जब यूरोप वाले लोगों ने सर्वप्रथम कहाँ देखा था? अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नाम के शहर में देखा था। तो यूरोप के जो व्यापारियों ने सबसे पहले बारीक कपड़े, यहाँ के जो बारीक सूती कपड़े थे उनको इराक के मोसल नाम शहर के पास देखा था, इसीलिए उन बारीक कपड़ों को इन्होंने मसलिन बोला। क्या बोला? मसलिन बोला। और ये इतना मतलब इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता था कि अगर काफ़ी लंबा चौड़ा जो मलमल का टुकड़ा है वो एक अंगूठी से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगता था। तो आपको एक मसलिन नाम याद रखना है, एक कैलिको पुर्तगालियों ने दिया था। अब हुआ क्या? 1720 में इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम आता है। कैलिको वही सूती वस्त्रों से रिलेटेड अधिनियम आता है। इसमें इन्होंने क्या किया? भारत से जो आने वाले कपड़े थे, सूती कपड़े थे, उन पे रोक लगा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मार्केट ख़राब हो रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था। फिर आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में मशीनों का आविष्कार होता है, तो इंग्लैंड में भी बहुत कम कीमत पे कपड़े बनने लगे थे। वहाँ के इंग्लैंड के 2 प्रमुख शहर कौन से थे वस्त्र उद्योग के? तो एक तो मैनचेस्टर है और एक लंकाशायर लिखा हुआ है, लेकिन लैंकशायर ऐसे करके बोलते हैं उसको। ऑब्वियसली वहाँ का सिटी है तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है। लैंकाशायर जो था ये और मैनचेस्टर, ये इंग्लैंड के 2 प्रमुख सिटी थे, केंद्र थे जहाँ पे वस्त्र उद्योग का काम होता था। भारत में बात करते हैं तो भारत में 19वीं शताब्दी में, मतलब जब अंग्रेज़ों का टाइम आया, तो सूरत और अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार होने लगे थे। इनका एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। और उसके अलावा ढाका और लखनऊ बुनाई के एक मुख्य केंद्र थे, जहाँ पे सोने के धागे से इनका मतलब स्पेशल जो डिज़ाइन है मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी। जामदानी बुनाई ढाका और लखनऊ के केंद्रों में की जाती थी। अब इंडिया का जो सामान था ये महंगा ज़रूर था, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से 1813 में इंग्लैंड की सरकार मुक्त व्यापार की नीति आती है, फ्री ट्रेड पॉलिसी लाती है। कब लाती है? 1813 में लाती है। इसमें अभी तक क्या था? अभी तक स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था मैंने कि एलिजाबेथ ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ एकाधिकार दिया था, मोनोपोली दिया था कि आप केवल यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। लेकिन अब फ्री ट्रेड पॉलिसी में और जो इंग्लैंड की कंपनियाँ हैं, यूरोप की और कंपनियाँ हैं, उनको भी अधिकार मिल गया था यहाँ पर ट्रेड करने का। अब अंग्रेज़ की कुछ ऐसी आर्थिक नीतियाँ थी क्योंकि ओवरऑल वो इंडिया को बढ़ना, मतलब इंडिया से काम निकलवाना चाहते थे, लेकिन उनको बढ़ने नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से यहाँ के जो लोग थे काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने जो शिल्प उद्योग में लगे हुए कारीगर थे, अब वो शहर छोड़ करके गाँव में किसान खेती करने को बाध्य हो गए थे। इसी चीज़ को बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब मशीनों का आविष्कार होगा और क्योंकि ऑब्वियसली मशीनों का आविष्कार होगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और जो हाथ वाली चीज़ें हैं वो महंगी पड़ती हैं। अब इनको फ़ायदा मिल नहीं रहा था ओवरऑल, इनसे लेकर के सस्ते में अपना तो फ़ायदा कमा लेते थे ये लोग। तो ये लोग क्या करने लगे, जो गांव के जो कारीगर लोग थे ये शहर छोड़ करके गांव में आ गए, किसानी करने लगे। इसी को बोला गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसकी स्थापना हुई, क्योंकि इसके लिए पूंजी इन्वेस्टमेंट कम लगना था। फिर जूट और कोयला खान उद्योग की स्थापना होती है। अब कब होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नानाजी दभार नामक एक पारसी व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कावस जी नानाजी याद कर सकते हैं। कावस जी नानाजी द्वारा 1854 में मुंबई में एक सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया। 1880 में 80 तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़े मिलें स्थापित की जा चुकी थी। तो ये आपको केवल पहला डेटा 1854 वाला याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1854 में जैसे सूती मिल स्थापित हुई थी, वही वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई है। तो जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई है जस्ट 1 साल बाद। 1906 में कोयला खान का उद्योग की शुरुआत की गई। कोयला खान उद्योग की शुरुआत 1906 में की गई है। अब ये आता है यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा उस समय के बिहार, क्योंकि उस टाइम तो बिहार था जो कि अभी झारखंड है, कि साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। तो टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1907 में हुई है, जमशेद जी टाटा द्वारा हुई है। अभी का झारखंड है लेकिन उस टाइम का बिहार था। कौन से स्थान पे? साकची नामक स्थान पे हुई थी, जिसे अब जमशेदपुर बोला जाता है, जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टील का उत्पादन होने लगा था।
अब ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़िक्की की स्थापना कब हुई थी। तो फ़िक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फ़िक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसकी सलाह पे हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी की सलाह पे किया गया था इसकी स्थापना। और किसने किया था? तो जी डी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने किया था। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी डी बिरला जो कि घनश्याम दास बिरला जी थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 1850 में जब मशीन का युग आ जाएगा तो सबसे बड़ा जो उद्योग रहेगा उस टाइम पे कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, और दूसरे नंबर पे जूट उद्योग था, और तीसरे नंबर पे कोयला उद्योग था। ये 1850 की करीब बात हो रही, वही अंग्रेजों के टाइम में सूती कपड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र, यही मशीनी युग का जो उद्योग का मुख्य केंद्र बम्बई था, जबकि जूट और चाय का मुख्य केंद्र बंगाल था। जब ये उद्योग चल रहा था तो उस टाइम पे मज़दूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था, वेजेस कम मिलता था, और जहाँ पे भी काम करते थे वो सुविधा नहीं अच्छी थी। कोई बीमार हो जाता था तो उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। इस तरीके से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए 1920 में एक यूनियन बनता है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। इस संगठन को बनाया जाता है। कौन बनाता है इस संगठन को? इसकी स्थापना का श्रेय जाता है NM जोशी को, नारायण मल्हार जोशी को। NM जोशी को, ये याद रखना है, यहाँ नहीं दे रखा है लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। उसके साथ में लाला लाजपत राय का भी इसमें योगदान रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर भी होता है फिनिश। और उसके बाद कई सारे भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम मजदूरी कानून आया कि आपको इतना न्यूनतम मजदूरी तो देना ही देना है। औद्योगिक नीति बनाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाया गया जो कि इनके लिए काम करना था, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा हुआ है। जो पॉइंट थे उनको क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? तो वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग ज़्यादा फेमस हुआ था। फेडरेशन ऑफ फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे। 1927 में हुई थी इसकी स्थापना, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा की गई थी। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहा था? जूट बंगाल में। 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे? तो 1818 नहीं होगा, 1800। अब यहाँ पे 1818 नहीं होना था, 1881 होना था। 1881 में अंग्रेजों ने उनकी मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नियम बनाए थे, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। 1920 में NM जोशी के द्वारा की गई थी। जूट उद्योग कहाँ पे है? तो जूट उद्योग बंगाल में आ जाएगा। ऊनी उद्योग कश्मीर में आ जाएगा। जामदानी बुनाई लखनऊ, लौह उद्योग जमशेद, और नील बागान जो थे, नील बागान चंपारण में। अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्यों होता है ख़त्म। सेकंड पार्ट में हम आगे के 5 चैप्टर कवर करेंगे, 4 या 5 चैप्टर, क्योंकि क्लास 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में।